नमस्कार। प्रारंभ पर आप सबका फिर से स्वागत। और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। नमस्कार। प्रारंभ के एडिटर फाउंडर। और पुष्कर जी से एक चर्चा के साथ में एक बड़ी हमारी बातचीत हो रही थी, तो हमें लगा कि आपके साथ वो शेयर करना चाहिए कि दिल्ली में एक सत्ता परिवर्तन होता है 2014 में, और दिल्ली में उससे पहले जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर 2014 तक की अगर हम बात करें तो उसका एक बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टर था, बहुत एक अलग सा चरित्र था कि वह दरबारी कल्चर था। वहाँ अभिजात्य वर्ग ही सदैव रूल करता रहा। सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लोग आते रहे जाते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर एक अभिजात्य वर्ग था जो भारत पर सदैव शासन करता रहा। मोदी जी के आने के बाद वो अभिजात्य वर्ग पूर्ण रूप से या काफी हद तक निरुत्साहित हो गया कि अब उनका कोई आदमी सत्ता में नहीं है, और मोदी जी ने भी उन लोग को वो जगह नहीं दी। पर अब 9 सालों में जब हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्पेस में, और अभिजात्य वर्ग पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल स्पेस में ज़्यादा दिखा, हमें कुछ उदाहरणों से हम समझाने का भी प्रयास करेंगे, पर अब पिछले 9-10 सालों में ये दिख रहा है कि जो एक इंडिक विंग का इंटेलेक्चुअल है वो भी उसी अभिजात्यता का शिकार होता हुआ दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा दादा से, पुष्कर जी से जानने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है, ये क्या प्रवृत्ति है जो इस समय आपको दिखाई दे रही है। जो विषय लेकर तुम संदीप आए, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पे जो है अभी तक चर्चा के क्षेत्र में ये विषय आया नहीं जी। एक्चुअली में अभिजात वर्ग जो है पिछले 200 वर्ष साल के वर्ष में अभिजात वर्ग एक गाली का पर्याय वाची शब्द बन चुका है। वो वर्ग जो कि अपने को इसको रूलिंग एलीट में भी कह सकते हैं, जो अब सामान्य जन से अलग विशेष होता है, और वो जो है बाकी वो चाहे इंटेलेक्चुअल एलीट हो या वो सत्ता के साथ का हो, वो जो है शेष भारत की जनमानस का या शेष भारत का के भविष्य को अपने कथानक के अनुसार देखता है और चलाता है। जी। ये अभिजात वर्ग हमेशा जो है सत्ता से ही पोषित होता है। जी। और जब वो तारतम्य 2014 में जब पूरी तरीके से अभिजात वर्ग जो है एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई लैंड से, करप्ट हो गई इंटेलेक्चुअली और मेंटली, तो उसके बाद जो है एक सौभाग्य स्वरूप प्रारब्ध के अधीन एक परिवर्तन होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, और उसी के साथ इसका भी उद्घोष होता है कि ये जो काल ने करवट ली है, एक नए भारत के पुनः निर्माण की राह पे दिखती हुई दिखी। और साथ में कुछ समय में ये भी समझ में आया कि यह काल जो है सनातन के भारत में पुनर्स्थापना का काल है। इस विचारधारा, इसको लेके जो स्वर 2014 से पहले या तो मौन थे या उनकी जो है कोई सुनवाई नहीं थी या उनकी कोई रीच नहीं थी, वो सामने और इस विचारधारा के लिए एक कहूँगा सशक्त सैनिक के रूप में, योद्धा के रूप में आया और उन्होंने ये दिशा इसको बढ़ाया। 2014 के बाद जो है 2019 आता है। उस 2014 और 19 के बीच में भी जो है थोड़ा मरमरिंग होती है, और 19 के बाद एक काल में एक स्पष्ट रूप से आज जब 2024 का चुनाव आने वाला है और एक दशक मोदी काल के पूरे होने वाले हैं, और जिसमें कि अब जो है देखा जाए कि हिंदू शब्द को जो है सनातन ने बदल दिया है, हिंदुत्व को सनातन ने बदल दिया है। अब जब जो है खुल के धर्म और संप्रदाय के इस तरह बात होने लगी, तो एक स्पष्ट रूप से स्पष्टता आती आ रही है सामान्य भारतीय समाज के सामान्य वर्ग में।
ये एक सुखद पहलू है। जी लेकिन उसी के साथ में एक और पहलू ने जन्म लिया कि जो योद्धा थे, जो सामने आए, जिन्होंने अपना मीडिया या सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये पूरा काल सोशल मीडिया का काल रहा है, जहां से उन्होंने जो है सनातन के लिए डिफेंड किया, बात की। लेकिन हम जब दरअसल में आते हैं देखते देखते उसमें एक वर्ग स्पष्ट दिखने लगता है। वो एक ऐसा वर्ग है जो कि उस श्रेणी में धीरे धीरे आ जाता है जिसको हम अभिजात वर्ग कहते थे। जी उसकी एक दो तीन स्पष्ट बिंदु समझ में आते हैं कि उसके जा कहते दो तीन प्रतीक होते हैं जो चिन्ह को जिसका वो आवरण करते हैं। एक तो वे ज्यादातर आंग्ल भाषा, इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं और अपनी बात अंग्रेजी में कहते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका उनको ये एक पूरा एक बोध भी होता है और वो बोध कराना भी चाहते हैं कि जो जिस भाषा बात करे उसी भाषा में उनका दर्शक भी या उनको पढ़ने वाला सुने और समझेगा। ये उन्होंने स्वतः मान लिया है और उस मान ने उनके मान को आगे बढ़ा दिया है। मैं इंग्लिश भाषा पे एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो इसलिए वो हिंदी भी बोलते हैं, पर वो इंग्लिश बोल के ये बताना भी चाहते हैं कि हमें आती है, बहुत अच्छे से आती है। दैट इज़ वाई जो ये भारतीय लोगों की मानसिकता है कि जो अंग्रेजी बोल रहा है वो थोड़ा सा बेहतर है, उस मानसिकता का वो फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा इसको कि उस मानसिकता को का फायदा उठाने से ज़्यादा बेहतर है कि जिस पृष्ठभूमि से वो आए थे जी वो उसमें इतने सहज हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जब आप उस काल पे आ गए हैं और उस चीज के आप के अग्रिम योद्धा भी हैं, जहां इंडिया को भारत रिप्लेस कर रहा है, जहां धीरे धीरे भारत की सर्वग्राह्यता बनती जा रही है और बड़े ही एक नीति के अनुसार, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, समाज जन की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, वहां पर जो है भारत आगे आ गया है। और इंडिया जो है आपका बेसिक मुख्यतः 1947 से पहले या उसको 1947 से पहले पूर्व काल को जो 2014 तक फास्ट फॉरवर्ड किया गया, उस काल को रिप्रेजेंट करता है। वो बेसिक जो है दास्ता का एक प्रतीक बन के रह गया। जो भाषा उसको रिप्रेजेंट करती है, उस भाषा में आप जानकार हैं, आप बोलते हैं, करते हैं, लेकिन जब आप इस बात का अहंकार अपने अंदर स्वतः ग्रहण कर लेते हैं कि इस भाषा में हम लिख के जो बोल रहे हैं वो उसका टेस्ट, उसका स्वर, उसकी समझ जो भारत की भाषा है उससे बेहतर है या स्पष्ट है या बहुत बहुत बौद्धिक है, तो फिर आप जो है उस अभिजात वर्ग को जिसकी जो वितृष्णा करके भारत के समाज ने, भारत की जनता ने उसको 2014 में समाप्त किया, आप उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये स्वतः मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के अभिजात बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जो है अपनी इस 9-10 साल की यात्रा में, जहाँ हर तरह की बात होती है, जहाँ हर तरह के परिवर्तन दिखते हैं, जहाँ हर तरह के परिवर्तन होते हैं, वहाँ पे वो अपने अंदर ये परिवर्तन करने में पूर्णतः सफल रहते हैं। इसका एक उदाहरण मुझे छोटा सा लगता है, आप सही कह रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं इनकी ये अक्सर इसमें से कई सारे होते हैं लेखक, वो स्पीकर्स होते हैं, वो अपना लेखन भी करते हैं और बहुत अच्छा लेखन करते हैं, पर उनकी जो किताब आती है वो पहले इंग्लिश में आती है और बाद में उसका हिंदी रूपांतरण आता है, तो लिखते अंग्रेजी में है पूर्ण रूप से, उनके जितने आर्टिकल होते हैं सदैव इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में उसका वो अनुवाद करते हैं या अनुवाद करवाते हैं, बाद में आता है, वो हिंदी में लिखते नहीं हैं या किसी भी अपनी आंचलिक भाषा में लिखते नहीं हैं, पहले अंग्रेजी में ही लिखते हैं। और ये भी तय है, ये भी होता है कि हिंदी में जो किताब उनकी आती है उसके पाठक या उसकी जो नंबर्स होते हैं बिकने के बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू जो इंग्लिश में किताब उनकी बिकती है, पर फिर भी किताब पहले इंग्लिश में आती है। जी सर। फिर इनका कहा जाता है कि इस चक्र में
जब एक अपने सिलेक्टेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बात करते हैं और उससे उनको प्रशंसा मिलती है, तब ऐसे में जो है वो एक चौथा एक अभिजात वर्ग का चक्र बना लेते हैं, उस परिधि के अंदर चले जाते हैं जहां पर से वो जब अपनी सही बात भी कहते हैं, वो अभिजात वर्ग को जब तक तोड़ के नहीं बात आगे करके नहीं निकलते, मतलब दर्शक या उनको सुनने वाला उनके पास आता है उस परिधि में जहां वो बैठे हैं, उससे वो अपने आप को आगे नहीं निकालते हैं, उस अभिजात वर्ग तक चक्र को नहीं तोड़ते हैं, तो वो अपनी सही बात भी जो कहेंगे उससे जो है जनमानस को नहीं प्रभावित कर पाते हैं। ओके। फिर इसमें एक गुण इसमें और आ जाता है, वो गुण ये आ जाता है कि क्योंकि अब ये अभिजात वर्ग की एक मूल तत्व होता है उस वर्ग में कि वो सत्ता पक्ष से ही क्वेश्चन और आंसर करने लगता है, सत्ता से वो समाज का उत्तरदायी होता है, समाज की बात करता रहता होता, लेकिन कब उसमें ये परिवर्तन आ जाता है कि वो सत्ता पे ही सारे प्रश्नों को उत्तर देखने लगता है, और ये सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब आप इतने आपका ज्ञान, आपका बोध, आपको इतना अपने में उस आत्मविश्वास जो कि अहंकार में परिवर्तित हो चुका है, वो समझने में सामर्थ्यहीन हो जाता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर राजसत्ता के पास नहीं होता है, विशेषतः वो राजसत्ता जो कि 1000 वर्ष बाद किसी के हाथ में आई हो, वो सत्ता जहां का समाज 1000 वर्ष तक दास्ता में रहा हो और मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा हो, किया गया, और हीनता उसके अंदर पल्लवित की गई हो, जो समाज उसमें स्टंटेड ग्रोथ में रहा हो, उस समाज से यदि कोई आदमी निकल के राजसत्ता पहुंचा है, तो आप जो है 1000 साल के जो काम आपकी जो है कुड़ता, आपका जो व्यवस्था और आपका जो है एक छटपटाहट जो थी, वो आप 10 साल के अल्पकाल में पूर्णतः सॉल्व नहीं कर सकते करने के लिए उसके नहीं हो सकता। उसके साथ आप उसको जो है दोषी भी आप बना देते हैं सत्ता पक्ष को, बगैर इसका जो समझे हुए कि ये परिवर्तन, और फिर उसके साथ बड़ा दम्भ रूप से ये भी कहते हैं कि इसमें इस तरह के परिवर्तन जो ऊपर से आते हैं। यहाँ पर मैं बड़े ही कहूँगा कि आदर से मैं कहूँगा, यहाँ पे अच्छी बातें हमेशा नीचे से ऊपर जाती हैं और बुरी बातें ऊपर से नीचे आती हैं। हम जो है 200 साल 250 साल में 2014 तक पूरी तरह एक तंत्र के अंदर गए जो कि जो है दासता का था। उस दासत्व की जो तंत्र व्यवस्था थी उसमें हम हमारे 1947 के बाद उसी को ही एक्सटेंशन देते हुए भारतीय समाज को जो पहले भी करप्ट था 47 से पहले, यदि जो है हमारे यहाँ भ्रष्ट चरित्र, भ्रष्ट आचरण और स्वार्थ का जो है इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ना होती, तो ना हम 1857 का प्रथम समर युद्ध जिसे बोलते हैं आप, वो आप हारते, ना ही इतने समय तक आप मुगल या इस्लामिक आक्रमकों या ब्रिटेन से आए व्यापारियों के आप गुलाम होते। 90 साल तक आप रहे। और आप जो है इस दास्ता में आपके ही जनों के द्वारा उनके द्वारा आक्रांताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था में 90 से लेकर 95% जो है उसका योगदान भारत के समाज के ही लोगों को था। बिल्कुल। और उसको जो है सहज भाव से करते हुए आप जो है किए। अब 47 के बाद में भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो जब आप जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट समाज हो गया, तब जो है कहीं ना कहीं उसी समाज में एक नवचेतन हुआ जिसने एक बड़ा ही कहना चाहिए काल को पलटने वाला कार्य किया और तमाम आकलनों को तोड़ते हुए एक व्यक्ति को चुना और एक आशा ये लगाई कि यही अंतिम अवसर है या अंतिम आशा है जो कि भारत को, भारत के हिंदू को, भारत के सनातन धर्म को जी
पुनर्स्थापित कर सकता है। नहीं। तो ये मोदी जो आए या कोई भी जो आए, वो कोई ऊपर से नहीं आए पैराशूट से, नीचे जो ये जिम्मेदारी लेकर ऊपर से नीचे, ये नीचे नहीं उनको पहुंचाया है जी। तो इसलिए जो है ऊपर वाले का दायित्व तो ये है कि इतने हजार वर्षों के कर्मों को चरणों में जैसे जैसे समाज जो है अब उस, क्योंकि जो भी आप करेंगे उसके रिpercussion होते हैं, तो समाज को इतना सशक्त भी होना पड़ेगा जी। कि वो सशक्त होके उन होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करे और उसकी सजा, जो कि भारत में एक संविधान है, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपको पुनः चुनकर आने के लिए आपको उसका वोट भी चाहिए, और जब आपके परिवर्तन होंगे तो जो उसमें जो कष्ट का एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है उसको समाज स्वीकार करने की क्षमता बढ़ाता जाता है, तो परिवर्तन होते जाते हैं। इसलिए ये जो है ऊपर से ना होके, आज भी जो परिवर्तन हुए हैं हमारे 10 सालों में, भले हमारे इच्छा समय अनुसार न हुआ, या जिसने करवाया, जिसको दिशा दी उसकी भी इच्छा अनुसार न हुआ, कि 2014 से पहले उसका स्वयं का अपना आकलन, भारत के बारे में आकलन, दोनों जब वो सत्ता में बैठ जाता है तो उसको पुनर्समीक्षा करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा है कि हम बड़े तीसमार्का थे और हम ये कर लेते वो कर लेते, ऐसा होता नहीं है। हम जो है बेसिकली बहुत करप्ट समाज थे, हम बेहद स्वार्थी समाज थे, हम बेहद कमजोर समाज थे, और हमारा देश लुटने के लिए जो है उसकी व्यवस्था, उसकी मानसिकता 1000 साल से लुटने के लिए जो है उसको बड़ा सहज भाव से उसको स्वीकार कर चुका था। तो ऐसे समय में जब कुछ होगा तो ये जो है अभिजात वर्ग जो है वो जब जो व्यक्ति जो आने वाले परिवर्तन में दोष ऊपर को देकर जो है, यदि दोष देने के साथ साथ समाज को भी जागृत करता है, समाज को भी उसकी भूमिका जिस तरह ऊपर वाले को याद दिलाता है, यदि समाज को नहीं जगाता, समाज के लिए आगे नहीं बढ़ाता, तब तक मैं समझता ये हूँ कि ये अभिजात वर्ग का भी का अंतिम परिणाम अगले 10 सालों में, इस दशक में, जब जो कि विप्लव काल जिसे मैं बार बार कहता हूँ उठा पटक, उसमें जो है उसका भी वैसे ही पराभव होगा जैसे पिछले वालों का होगा। जी। तो काफी सधे तरीके से जो ये बताया गया है कि अभिजात्यता ने समाज को सदैव उसका नष्ट ही, मतलब हमें दिखता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लेखक हैं, उनकी बातें समाज को प्रभावित करती हैं या समाज को बेहतर बनाती हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है। जनता के कार्य, जनता की सोच भी समाज को बेहतर बनाती है, और जो ये अभिजात्यता है जो जनता को नकारती है, जनता की एक बेसिक समझ को नकारती है, वो अपना नुकसान स्वयं करती है। और इसको उदाहरणों के साथ हम अपनी अगली चर्चाओं में भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बात अभी अधूरी है और इसको अभी और कई बार किए जाने की सख्त ज़रूरत है। तो आज के लिए हमारा इतना ही कहना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया, और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर। नमस्कार।